नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने पिछली क्लास में किया था कि अपने तत्वों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज अपने बात करेंगे कि अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कि सर अणु क्या होते हैं? कि जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं या दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और ये अपने क्या होगा, इसको अपने ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? अणु सूत्र है। ये अणु सूत्र ये है किसका? तो हम ये कहेंगे कि ये है मेथेन का। अगर मेथेन का आपसे अणु सूत्र पूछ ले या रासायनिक सूत्र पूछ ले तो आप क्या बताओगे? CH4 होता है। तो आज अपने एक नंबर से शुरुआत करेंगे कि एक नंबर है H2 और इसको बोलते हैं अपने क्या? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? कि H के पास में है वो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे। और उसके बाद में कि जो अपने कोष विन्यास का क्रम होता है, कोष विन्यास का क्रम वो क्या होगा? पहले में दो, फिर आठ, उसके बाद में आठ, और उसके बाद में क्या होगा? 18 होगा। तो इस प्रकार से क्रम होता है। हमारे पास में टोटल कितने हैं? एक। तो ये तो एक तो है वो पहले कोष में ही चला जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका जो कोष विन्यास होगा वो एक होगा। अब ये क्या है कि अगर इसकी अपने संयोजकता देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। अगर एक को त्याग देगा तो इसका कोष समाप्त हो जाएगा और एक को ये ग्रहण करेगा। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज। ग्रहण करेगा तो क्या आएगा? माइनस आता है, सॉरी। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो त्याग करने पर क्या आता है? प्लस, यानी धन आवेश आता है। ये एक का त्याग करेगा तो प्लस एक संयोजकता होगी और एक को ग्रहण करेगा तो माइनस एक संयोजकता होगी। हाइड्रोजन को अपने धातु के रूप में गिना जाता है और धातुएं हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है? प्लस एक, यानी धन संयोजकता बनाती है। तो इसकी संयोजकता होगी वो क्या होगी? प्लस एक होगी। अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहेंगे एक। तो ये अपना क्या हो गया? हाइड्रोजन। और इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और इसे अपना कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? कि पहले में सर दो आते हैं तो इसे दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। H2 है तो एक H ये गया, एक H ये गया। इसके बाह्यतम कोष में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होती है तो वहां पे जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सह संयोजक बंध। तो अपने इसको कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? बंध का निर्माण होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो बंध कौन सा होगा? सह संयोजक। कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे? कोष कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? H, सिंगल बॉन्ड H, और इसी को अपने क्या बोलने वाले हैं? H2। और ये क्या होगी कि इसका जो नाम है वो क्या है? चित्र अपने बात करें तो H2 यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये किसकी संरचना होगी? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। कि सर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने
ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे क्या कर सकते हैं, इस डॉट के द्वारा दर्शा सकते हैं। और ऐसा हम स्टार भी बना सकते हैं कि स्टार के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। यहाँ पे आप नोट लगा के लिख सकते हो, जब दो तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या आ गई, सहसंयोजक बंध की परिभाषा आ चुकी है कि जब किसी भी तत्वों के बीच में, अणुओं के बीच में कितने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उससे कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो आप बताओगे सर दो होते हैं, कि कोवलेंट बॉन्ड सी भी कितना होगा, वो हम कहेंगे एक होगा। एक ही तो बंध बनेगा ना, ये एक होगा। अब इसके बाद में हम दूसरा तत्व N2, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 7 होता है। पहले कोष में पूरे 2 जाएंगे। अब मेरे पास में कितने बचे, 5। तो दूसरे कोष में कितने जाएंगे, 5 जाएंगे। नाइट्रोजन के पहले कोष यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा कोष यानी एल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये करता क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसका जो अष्टक है वो दूसरे मतलब 8 जैसा क्या हो जाएगा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो 3 को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पर आता है सर माइनस, क्या आएगा, माइनस आएगा। और 3, तो इसकी संयोजकता है वो -3 भी होती है। संयोजकता की बात करें नाइट्रोजन की, -3। एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वह उतने ही क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। तो इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी होगी। तो हम ये कहेंगे कि 1, 2 और ये 3। इधर भी नाइट्रोजन है, 1, 2 और 3, ये 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। इधर भी 4 और 5। तो यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या होगी, साझेदारी होगी। और इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है यानी सहसंयोजक बंध है, वो भी कितने बनेंगे, 3 बनने वाले हैं। तो नाइट्रोजन है, इसके खुद के पास में तो कितने हैं, 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 3 इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, तो इसके पास में टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। इसी प्रकार हम बात करें, इसके नाइट्रोजन के पास में 5 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन इनके साथ में सहयोग करेगा, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा, और यही क्या है, अपने नाइट्रोजन की संरचना है, N2। नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। अगर मैं वैसे बात करूं कि सर और भी आसान हो सकता है, बिल्कुल, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। टोटल होते हैं इसके पास में पांच। तो हम इस प्रकार से बॉक्स भी बना सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतने पे आप क्या बना दो? बॉक्स बना दो। तो ये भी आपकी क्या होगी? N2, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो भी होगी। तो आपको दोनों में से जो भी आसान लगे, ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है तो आप इसको बना सकते हो। अगर ये आपके समझ में आती है तो आप इसको भी बना सकते हो। इसी प्रकार हाइड्रोजन में भी यहाँ पे अपने एक बॉक्स बना दें तो ये वो क्या होगी? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। तो इतने का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ली होगी। अब अपने जो 3 नंबर पे है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद में 4 नंबर पे अपने मेथेन है। तो इन दोनों की भी अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि O2 यानी इसको बोलते हैं अपने ऑक्सीजन, कि सीधा O होगा तो उसको ऑक्सीजन बोलेंगे। अगर O2 होगा तो वो ऑक्सीजन गैस होती है। यहाँ पे हमने O2 अणु लिया है। क्या लिया है? O2 अणु यानी ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 पे आता है ये। मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो पहले में 2 जाएंगे और दूसरे में 6। इसके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। दूसरे कोष में होने कितने चाहिए? कि सर 8 होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? 2। तो ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण कितने करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रहण करने पर -और -2। तो बेटा इसकी संयोजकता होगी -2। संयोजकता या वैलेंसी वो है -2। और इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड जिसको अपने बोलते हैं सह संयोजक बंध, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसमें जो सह संयोजक बंध होंगे वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना कोष पूरा करने के लिए 2 की जरूरत है। तो दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3 और ये 4, 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। 6 इसके पास में है। 2 इससे लेगा तो इसके कितने हो जाएंगे? 8। इसके पास में भी 6 है, तो ये इस तरफ से लेगा तो इसके पास में भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये तो क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन की ओ यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। आगे क्या होगा कि O डबल बॉन्ड O, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं? O2 लिखा जा सकता है। अगर अपने इसी को देखें तो सर आसान और करें तो क्या होगा? O, इधर भी O है,
दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। टोटल एक के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अपने क्या बना देंगे, इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी क्या हो गई इसकी, कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और क्या बनेगा यहाँ पे, ओ डबल बॉन्ड ओ बनेगा। और इसी को अपने क्या बोल सकते हैं, O2। अब अपने 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर पे कौन है, CH4 यानी मैथेन। CH4 यानी क्या होगा, मैथेन। पहले कौन है, कार्बन। कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 2,4। ये अगर ग्रहण करना चाहे तो इसको 4 को ग्रहण करना होगा। ग्रहण करेगा तो माइनस। अगर ये त्यागता है तो इसको 4 को ही त्यागना पड़ेगा, और त्यागने पर क्या आता है, +4 जाता है। इसकी संयोजकता, संयोजकता होगी इसकी, वो होगी +-4। इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध भी कितने होंगे, 4 होंगे। इधर हम H यानी हाइड्रोजन की बात करें, 1 नंबर पे आता है। बाह्यतम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, प्लस के अंदर होगी और +1 होगी। तो बीच में जो तत्व आएगा वो कौन सा आएगा, तो हम ये कहेंगे बीच में C आएगा। तो C को हमने बीच में रखा। और C के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो 1, 2, 3 और ये क्या होगी, 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन है, उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, टोटल 4 है। तो अपने 4 को इस प्रकार से लगा देंगे। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने स्टार के द्वारा ऐसे दर्शा देते हैं। चलो नॉर्मल। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा ये। इसने भी अपना क्या कर लिया, कोष पूरा। हाइड्रोजन इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोष अपना पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने बात करें किसकी, कि जो कार्बन है इसके पास 4 है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से एक एक लेगा। तो ये किसकी हो गई, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, के बीच में C है, इधर एक सहसंयोजक बंध, इधर भी एक सहसंयोजक बंध, और इधर भी एक सहसंयोजक बंध, इस प्रकार से होगा। और इसको क्या बोल देंगे, CH4 यानी 4। दूसरी तरफ देखें, कार्बन 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन 1, 2, 3 और इधर क्या होगा, 4। इनको ऐसे बॉक्स बना के भी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होने वाली है। तो यहाँ पे अपने जितने भी मुख्य मुख्य सूत्र थे, अणु थे और तत्व थे, उनकी हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानी। तो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि कार्बन के अपर रूप है वो कौन कौन से होते हैं, कि कार्बन के मुख्य रूप है वो कौन कौन से होते हैं।
कार्बन वैसे तो क्या है, एक अधातु है, तो जो कार्बन के अपर रूप आएंगे वो भी अधातु के अंदर गिने जाएंगे। तो अब आप हेडिंग डालोगे कार्बन के अपर रूप। क्या हेडिंग होगी? कार्बन के अपर रूप। अभी तक हमने सीखा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। अब अपने इसके बारे में सीखेंगे कार्बन के अपर रूप है वो कौन कौन से होते हैं। पहले जो अपर रूप होता है वो क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुणधर्म तो क्या हो, अलग अलग हो, पर रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उन्हें अपने क्या बोला जाता है? अपर रूप कहा जाता है। तो ऐसे तत्व, इसकी परिभाषा साथ साथ में लिखेंगे अपने कि ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुणधर्म भौतिक गुणधर्म तो क्या हो, समान, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग। रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। तो ये अपने क्या होगी, अपर रूप की सामान्य परिभाषा होती है कि ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुणधर्म तो क्या हो, समान हो, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं? अपर रूप। यहाँ पर अपने इस चैप्टर में वैसे तो कार्बन के अपर रूप है वो दो प्रकार के होंगे, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीय अपर रूप को वापस तीन भागों में बांटा गया है: हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। अपर रूप यानी एलोट्रॉप। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय अपर रूप जिनकी संरचना निश्चित होती है। संरचना कैसी होगी? निश्चित होगी। और दूसरे की बात करें तो वो होगा अक्रिस्टलीय अपर रूप। और इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होगी? अनिश्चित होगी। इसके अंदर मुख्य रूप से जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो तीन प्रकार पढ़ेंगे। पहले प्रकार का नाम होगा हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और तीन नंबर पे होगा फुलरीन।
फुलरीन होगा। ठीक है। क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो इसमें नॉर्मल सभी आ जाते हैं, जैसे अपने चारकोल की बात करें, कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कास्ट चारकोल और जंतु चारकोल। तो हमें अपने क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ना है, तो हम वन बाई वन किसके बारे में पढ़ेंगे कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो आप। तो पहला पॉइंट होगा इसके अंदर आपका हीरा, डायमंड। तो हीरे को देख के अपने को सबसे पहले एक बात याद आती है कि हीरा होता है वो प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो हम यहीं से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। 2 नंबर बात करें संकरण, तो sp3 प्रकार का कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी अपने संरचना की बात करें कि संरचना किस प्रकार की होगी, तो हम कहेंगे दृढ़ त्रिआयामी इसकी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? दृढ़ त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल 3D संरचना होती है इसकी। संरचना कैसी होगी? दृढ़ त्रिआयामी संरचना, या अपने बात करें 3D यानी 3 डायमेंशनल होती है। प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। संकरण sp3 प्रकार का, बंद कोण होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन का होता है। और इसका जो अपने उपयोग करते हैं आभूषणों में, चट्टानों को काटने में ब्लेड भी बनाए जाते हैं, ब्लेड के रूप में।
ब्लेड के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो आप यहां तक मेरे साथ साथ में क्या करोगे, लिखते रहोगे। इसमें अपने एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे कि 5 नंबर क्या है कि अति शुद्ध कार्बन को उच्च ताप व उच्च दाब पर संपीड़ित कर हीरे का निर्माण किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो हीरे का निर्माण है वो इस प्रकार से होता है। और इसमें हमें मुख्य रूप से इसके 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो हीरा होता है वो कैसा होगा, विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होगा कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। 6 नंबर। कई बार 1 नंबर के प्रश्न में ये आ भी जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ का नाम बताइए, तो अपने हीरा बताएंगे। और इसमें विद्युत का क्या होता है, कुचालक होगा। दृढ़ त्रिआयामी इसकी संरचना होती है। बंद कोण और संकरण के बारे में आपको बता दिया। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। कल अपने ग्रेफाइट और हीरे के भी गुण धर्म के बारे में, जो 3 है 4 है 6 जितने भी हैं उतने सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।